हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इट्स न्यू ऑफिशियल में। दोस्तों आज फिर से हम बात करने वाले हैं जीके के 4900 प्लस क्वेश्चंस जो मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा के जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न जो कम से कम मॉडरेट टू हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं अपने इन वीडियोज़ में लाता हूँ। और दोस्तों सिंपल क्वेश्चन इसलिए नहीं लाता हूँ क्योंकि आपको वो मोस्टली याद रहते हैं और आपको लगाने में मज़ा आता है। तो मज़ा से मतलब नहीं होता दोस्तों, हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और हमें अपने पेपर को निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप सरल सरल और सिंपल सिंपल पढ़ते रहोगे तो आपका पेपर में जब आप देने जाओगे तो आप कठिन क्वेश्चंस पर अटक जाओगे। लेकिन अगर आप पहले से कठिन क्वेश्चंस को पढ़ रखा होगा, कहीं देख रखा होगा, तो आप उसको शायद अटेम्प्ट करने की कोशिश एक बार ज़रूर करोगे। तो मेरा ये उद्देश्य है। तो मैं यहाँ पर मॉडरेट और टफ़ लेवल के क्वेश्चंस रखता हूँ। और यहाँ पर भी दोस्तों 4 ऑप्शन रहेंगे और मैं इसमें भी थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जो मुझे दोस्तों अपने स्तर से याद आता चला जाएगा वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। और जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस रहेंगे। वन लाइनर फॉर्म में ही बोलूँगा दोस्तों, ज़्यादा खींचूँगा नहीं वीडियो को। तो और अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे को सपोर्ट करो, मेरे इन वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जी हाँ, बहुत सारी परीक्षाएं जो अभी आने वाली हैं एनटीपीसी वगैरह, और बहुत सारी रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षाएं और स्टेट लेवल परीक्षाओं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न जो होता है वो है दोस्तों, भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित कौन सा है। मतलब जीव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र, जो सबसे पहला भारत का जो जैव मंडल के लिए जो आरक्षित क्षेत्र था वो कौन सा हुआ करता था या हुआ करता है। जी हाँ, तो वो है दोस्तों नीलगिरी हिल्स जो है, पूरा ही क्षेत्र जो है अपना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। और अगर मैं आपके लिए बात करूं नंदा देवी क्या है, नंदा देवी दोस्तों उत्तराखंड की सबसे बड़ी या ऊंची चोटी कह लो, ऊंची चोटी है नंदा देवी। एंड अगर मैं बात करूं सुंदरवन की बात करूं तो ये दोस्तों डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और मैं बात करूं कि ये किस नदी के तट पर पड़ता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पड़ता है सुंदरवन डेल्टा। और इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाया जाता है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर मैंग्रोव दलदली क्षेत्र पाया जाता है। और अगर मैं मन्नार की खाड़ी की बात करूँ तो मन्नार की खाड़ी जो है हमारे हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि फासीवाद के सबसे बड़े समर्थक कौन माने जाते हैं। फासीवाद दोस्तों ये क्या है। फासीवाद दोस्तों एक प्रकार की एक सोच होती है, एक प्रकार का एक मनोवैज्ञानिक मतलब मनोरूपी एक, मतलब अपन कह सकते हैं एक सोच है कि इसी जैसे अपना अभी का जो चाइना है दोस्तों, ये चाइना है अभी, यहाँ पर कोई मतलब कोई भी अपना कोई चुनाव नहीं होता, कोई वोटिंग नहीं होती। तो एक प्रकार से माओवाद का सिद्धांत जो था, माओवाद के सिद्धांत पर जो कार्य करता है हमारा चाइना। और अगर मैं बात करूँ ये फासीवाद का सिद्धांत, ये एक प्रकार से दोस्तों सिद्धांत जो किसी न किसी सामाजिक या किसी कार्यकर्ता के द्वारा दिए गए कि हमें ये पसंद है, ये पसंद है, बोल के चले जाते थे इस टाइप से रहता था। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मुसोलिनी। जी हाँ, फासीवाद को जो संस्थापक माना जाता है वो मुसोलिनी को माना जाता है। और अगर मैं हिटलर की बात करूं तो दोस्तों हिटलर आप जानते हो सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसका बहुत बहुत बड़ा योगदान था। और विंस्टन चर्चिल की बात करूं तो ये 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो ये ब्रिटेन के उस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक। तो दोस्तों ये अब फिर से क्वेश्चन वही आ गया कि नाजीवाद, जी हाँ, नाजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक जो था वो कौन सा शासक हुआ करता था, या नाजीवाद किस शासक के समय पर सबसे ज़्यादा हुआ करता था। तो दोस्तों वो हुआ करता था अपना हिटलर के टाइम पर। जी हाँ, हिटलर के टाइम पर नाजीवाद सबसे ज़्यादा चलता था। जी हाँ, वो फासीवाद जो चल रहा था वो मुसोलिनी के टाइम पर चलता था। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न रहेगा, सूरीनाम का पुराना नाम क्या था। तो सूरीनाम दोस्तों आज एक कंट्री का नाम है। और सूरीनाम का अगर मैं पुराना नाम जो बात करूं कि पुराना नाम क्या था उसका, तो सूरीनाम का जो पुराना नाम था वो था डच गुयाना। जी हाँ, डच गुयाना उसका पुराना नाम था सूरीनाम का। गोल्ड कोस्ट दोस्तों ये एक ट्रॉफी होती है। जी हाँ, गोल्ड कोस्ट, सॉरी, ये भी एक प्लेस का नाम है, गोल्ड कोस्ट भी एक प्लेस का नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकता, तो ये आपको डायरेक्ट रटना चाहिए। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों ये जो स्थित है वो है देहरादून। जी हाँ, कहाँ पर स्थित है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है हमारी देहरादून। जी हाँ। और नैनीताल, नैनीताल दोस्तों, नैनीताल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो नैनीताल दोस्तों उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, जैसे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर है, और ऐसे ही उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में स्थित है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण किस हार्मोन के कारण दिखाई देता है? महिलाएं जो होती हैं उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण जो होता है वो किस प्रकार के किस हार्मोन से दिखाई देता है? तो दोस्तों वो देता है एस्ट्रोजन हार्मोन से। और अगर मैं यही बात पुरुषों के लिए करूं कि पुरुषों में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण किसकी वजह से होता है, तो दोस्तों वो होता है टेस्ट्रोजन। ये गलत लिखा हुआ है, टेस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसकी वजह से होता है। और दोस्तों सेकेंडरी हार्मोन इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो हार्मोन ये जो लक्षण होते हैं सेकेंडरी इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आते हैं किसी भी इंसान के शरीर में, मतलब पुरुष या मान लो या महिला मान लो, ये बच्चे या जन्म के समय से ये लक्षण नहीं होते हैं किसी में भी। तो जन्म के समय जो लक्षण होते हैं किसी भी पुरुष या जो महिला की जो पहचान होती है या बच्चे की जो पहचान होती है वो प्राथमिक सेक्सुअल लक्षण की वजह से होती है। तो उसको उन सबको जो प्राथमिक जिससे पुरुष और महिला में विभेद किया जाता है वो प्राथमिक सेक्सुअल लक्षण कहलाते हैं। और जो एक पर्टिकुलर टाइम बाद 12-13 साल की उम्र में जो महिलाओं के अंदर आता है और जो पुरुषों के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण बोला जाता है। अगर मैं नेक्स्ट हम बात करें, अगला प्रश्न है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है? मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो हमारा स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ट्रस्ट मानिए। इसका जो हेड क्वार्टर या ये जो स्थित है वो देहरादून में स्थित है। जी हाँ, फिर से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? देखिए आ गया ये प्रश्न। उत्तराखंड जो राज्य है उसका उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है नैनीताल में स्थित है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जी हाँ, नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि बद्रीनाथ धाम किस नदी पर स्थित है? बद्रीनाथ जो धाम जो स्थित है, जो हमारे 4 धाम जो यात्रा रहती है हिंदू धर्म में, उसमें दोस्तों बद्रीनाथ धाम का भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये एक धाम है, मतलब 4 धाम यात्रा का एक धाम है। तो ये बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा नदी। दोस्तों हम जानते हैं हमारे भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा नदी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? शक संवत दोस्तों, शक संवत पर आधारित, शक संवत आप चलते हमारे आपने सुना होगा शक संवत होती है, विक्रमादित्य ने स्टार्ट करी थी, एक और थी। तो इस टाइप से जो संवत चलती हैं, ये शक संवत जो है हमारी आधारित पंचांग का अंतिम महीना मतलब लास्ट महीना कौन सा होता है? तो दोस्तों आपने ये शक संवत कह लो या अपन लोकल भाषा में कहते हैं इसको हिंदी कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर कहते हैं। तो हिंदी कैलेंडर का आखिरी महीना हमारे लिए कौन सा होता है? तो दोस्तों वो होता है फागुन। जी हाँ, फागुन। और स्टार्टिंग जो हमारा रहता है चैत आषाढ़ सावन भादों कुआर कार्तिक, ये आपने सुना होगा किसी न किसी के मुंह से। तो ये जो रहते हैं हमारे शक संवत का रहता है। और ये अंतिम महीना जो इसका रहता है वो फागुन रहता है। फागुन दोस्तों अपना होली का टाइम मान लो, फागुन। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय, ये तो दोस्तों क्वेश्चन हो गया है, फिर से रिपीट हो गया है ये प्रश्न, माफ़ करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्मों में जो योगदान कोई भी कलाकार देता है या कोई भी हस्ती देती है तो उसके लिए ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं ये किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँ कि दादा साहेब फाल्के से संबंधित अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने दोस्तों हमारे भारत की सबसे पहली फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। राजा हरिश्चंद्र हमारे भारत की पहली फिल्म थी और हिंदी सिनेमा की। जी हाँ। और हिंदी क्या दोस्तों, वो हिंदी नहीं कह सकते उसको, ना ही इंग्लिश कह सकते, कोई भी भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों जो ये मूवी बनी थी ना वो मूक बनी थी, मतलब ये म्यूट थी, इसमें कोई आवाज़ नहीं थी, केवल चलचित्र थे। तो ये चलचित्र वाली पहली मूवी थी, दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। राजा हरिश्चंद्र उस मूवी का नाम था। जी हाँ। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर मूवीज़ की बात चल रही है तो
सबसे पहली जो भारत की सबसे पहली जो बोलती फिल्म थी, या जो मतलब जिसमें आवाज़ आई थी, जी हाँ, जिसमें पहली बार आवाज़ जिस फिल्म में आई थी वो थी दोस्तों आलम आरा। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों आलम आरा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द्वितीय श्रेणी के शयनयान में कितने बर्थ होते हैं। तो दोस्तों हम ट्रेन में बैठते हैं, तो ट्रेन में ये कह रहा है कि सेकंड 2S मतलब सेकंड सीटिंग जो रहती है, 2S जो रहता है उसमें जो होती है बर्थ की संख्या कितनी होती है, तो उसमें सेकंड सीटिंग में जो बर्थ की संख्या होती है वो होती है 72। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि बक्सर का युद्ध, जी हाँ, बक्सर का युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध दोस्तों ये जो हुआ था वो 1764 में हुआ था, और ये अंग्रेज़ों के साथ हुआ युद्ध था। और अगर मैं बात करूँ 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, ये 1757 में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था प्लासी का युद्ध। और दोस्तों यहाँ से ही थोड़ा फेमस हो गया था कि यहाँ से कन्फर्म हो गया था कि अब भारत पर जो है अंग्रेज़ों का शासन होने वाला है, प्लासी के युद्ध में ही। सिराजुद्दौला वगैरह से लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के साथ में जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध था। नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधार मूर्तिकला किस राजवंश के शासनकाल में फला फूला था। तो गांधार जो मूर्तिकला थी वो किस राजवंश के काल में जो है फला फूला था, तो ये दोस्तों फूला फूला था कुषाण वंश के काल में। जी हाँ, कुषाण वंश के काल में जो है फला फूला था गांधार कला। गांधार कला दोस्तों बिहार से संबंधित है ये कला, और यहीं पर है दोस्तों एक मधुबनी का कला भी चलती है, तो ये भी बिहार से संबंधित है, मधुबनी कला। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रकूट वंशों की। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इन्होंने एलोरा और उसकी जो गुफाएं अजंता एलोरा की गुफाओं में से एक का निर्माण किया है। जी हाँ, नेक्स्ट हम क्वेश्चन है हमारा कि आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है। जो दोस्तों आज हमारा आयुर्वेद है, जिससे आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो चलती हैं या किसी भी प्रकार से आयुर्वेदिक जो आज हमारे जीवन में फ़ायदेमंद है, वो एक्चुअल में जो उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, या वो सबसे प्रथम बार जिसके जहाँ पर उसका वर्णन किया गया था वो कौन सी जगह थी, वो थी दोस्तों अथर्ववेद। जी हाँ, अथर्ववेद में जो है सबसे पहली बार जो है आयुर्वेद का विवरण किया गया था। और दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं कि अथर्ववेद को ही जो है टोने और टोटकों का जो है वेद कहा जाता है, और सामवेद को दोस्तों इसको संगीत का वेद कहा जाता है। संगीत का जो विवरण दिया गया है वो सामवेद में दिया गया है। और हमारा सबसे पुराना जो वेद की बात करूं तो ये है ऋग्वेद, सबसे पुराना और प्रथम वेद जो था वो ऋग्वेद था। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा देवदास के लेखक कौन थे। देवदास के लेखक, तो दोस्तों आपने मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, और उससे पहले भी बनी थी एक, दिलीप कुमार उसमें एक्टर थे, और अभी सेकंड टाइम जो बनी थी उसमें शाहरुख खान एक्टर थे, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान वगैरह। तो अब देवदास दोस्तों एक उपन्यास था। वो देवदास उपन्यास किसका उपन्यास था ओरिजिनली, मतलब किसने लिखा था वो, तो ओरिजिनली जो वो उन्होंने लिखा था उनका नाम था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, उसके लेखक थे। जी हाँ, और ये याद रख लेना आप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें विष्णु शर्मा की दोस्तों, एक फेमस है, क्या नाम है उनका, कुछ फेमस है इनकी, याद आती है तो दोस्तों बताऊंगा आपको। और कालिदास की तो दोस्तों अभिज्ञान समुख शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम, बहुत सारी इन्होंने लिखी हैं कालिदास ने। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, और इनकी भी बहुत सारी कविताएं और बहुत सारी बुक्स बहुत फेमस हैं। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा तुगलकनामा को किसने लिखा था। तुगलकनामा एक बुक थी, तो ये तुगलकनामा का जो है संस्करण ये किसने जो है लिखा था, वो किसने लिखा था, ये लिखा था अमीर खुसरो ने। तो दोस्तों आप तुगलकनामा देखकर तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ना लगा देना, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो अमीर खुसरो रहेगा। विष्णु शर्मा ने मे भी दोस्तों पंचतंत्र लिखी थी, हाँ याद आ गया मुझे, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा ने लिखी थी, पंचतंत्र ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि आगरा के किले को किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों आगरा का किला, आगरे के किले से दोस्तों आप आगरे का ताजमहल से कंफ्यूज होकर शाहजहाँ मत लगा दीजिएगा। उसका आगरे का जो किला जो था वो बनवाया था अकबर ने। और अगर मैं बात करूं कि शाहजहाँ ने क्या बनवाया था, आगरे का किला नहीं बनवाया था शाहजहाँ ने दिल्ली का किला बनवाया था, लाल किला। लाल किला जो बनवाया था वो शाहजहाँ ने बनवाया था, और आगरे का किला जो बनवाया था वो अकबर ने बनवाया था। और शाहजहाँ ने ताजमहल भी बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ के लिए। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है फरक्का। यह फरक्का सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित रखती है। फरक्का सिंचाई परियोजना दोस्तों ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से संबंधित है फरक्का जल विद्युत परियोजना या सिंचाई परियोजना जो है
फरक्का, जी हाँ, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ से दोस्तों बात करूं मैं, छत्तीसगढ़ में दोस्तों गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो अभी लेटेस्ट में बना है, और यहाँ पर उड़ीसा का मैं बात करूं, ये उड़ीसा का ये एक बिहार का आप ले लो, बिहार में जो है क्या बोलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय अपना, और कुमारगुप्त ने जो है इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा पिछोला। पिछोला झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी गलती हो सकती है मेरी, ये नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिछोला झील कहाँ पर स्थित है। पिछोला झील दोस्तों ये बहुत फेमस झील है, ये राजस्थान की बहुत ज़्यादा फेमस झील है और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? ये है उदयपुर राजस्थान में, जी हाँ। जयपुर में दोस्तों नाहरगढ़ का किला स्थित है, और भी बहुत कुछ है जयपुर में, जी हाँ। और हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल भी जयपुर में स्थित है। और जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? जंतर मंतर भी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है फिरोजाबाद किसका, फिरोजाबाद किसका उत्पादन, फिरोजाबाद जो है किसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो फिरोजाबाद जो शहर, ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है फिरोजाबाद, वो किसके उत्पादन में सबसे उच्च स्थान रखता है? तो दोस्तों ये रखता है कांच की चूड़ियों के बनाने के लिए, मतलब कांच की चूड़ियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनती हैं? ये जो बनती हैं फिरोजाबाद में बनती हैं, जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न रहेगा दोस्तों कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने अपना सत्याग्रह किया था, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ या बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए नहीं किया था, व्यक्तिगत खुद के लिए जो पहली बार जो सत्याग्रह किया था वो थे विनोबा भावे, जी हाँ। और अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की कि इनका पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो दोस्तों वो चंपारण था, बिहार में सबसे पहला जो सत्याग्रह था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन जो है इससे संबंधित है। और सरदार पटेल यूनिटी मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इन्हें, और बहुत सारी चीज़ रिलेट करती हैं, जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि सुयालकुची वस्त्र उद्यान कहाँ, भारत के किस राज्य में स्थित है? सुयालकुची वस्त्र उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है दोस्तों हमारा आसाम में, जी हाँ, आसाम राज्य में स्थित है सुयालकुची वस्त्र उद्यान। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और मणिपुर में दोस्तों मणिपुर में केवल लामजाओ नेशनल पार्क है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसमें जो एक जानवर पाया जाता है डांसिंग डियर के नाम से, हिरण पाया जाता है, और जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागालैंड जो है कोहिमा है इसकी राजधानी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और इसका जो फेमस एक त्यौहार है दोस्तों, नाम याद नहीं आ रहा है, नेक्स्ट बात करते हैं, याद आता है तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे पहला राजवंश था जिसने विजयनगर साम्राज्य पर जो है शासन किया था, वो कौन सा था दोस्तों? ये था संगम वंश। और ये आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, और ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि संगम साहित्य, यहाँ पर संगम लिखा है, संगम के पीछे साहित्य लगा लीजिए। संगम साहित्य किस मतलब भाषा से संबंधित है? संगम साहित्य किस भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों वो तमिल भाषा से संबंधित है, संगम साहित्य, जी हाँ। और विजयनगर पर जो सबसे पहला राजवंश था वो था संगम वंश, जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली महिला जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था वो थी दोस्तों हमारी अमृता प्रीतम, जी हाँ। अमृता प्रीतम जो थी ये दोस्तों, ये मतलब इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी हैं, और बहुत प्यारी प्यारी रचनाएं करी हैं दोस्तों। आप इनकी क्या बोलते हैं, मतलब इनकी जो कविताएं थी दोस्तों वो बहुत गम भरी रहती थी, तो ऐसे दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फेमस थी। महादेवी वर्मा के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, इन्हें दोस्तों भारत की कवयित्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत की कवयित्री, जी हाँ। बहुत फेमस मतलब पद है एक प्रकार से, जैसे लता मंगेशकर को बोला जाता है सुर साम्राज्ञी, और इसी तरीके से महादेवी वर्मा को बोला जाता है कवयित्री, भारत की कवयित्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर मतलब जिसका डीप ओशियन पाया जाता है जिसमें, तो वो दोस्तों वो है प्रशांत महासागर, जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है, जी हाँ। और अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट है हमारा प्रशांत महासागर गहरा भी है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है, जी हाँ। नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि बिहार की स्थापना
जी हाँ, बिहार की स्थापना दिवस की तिथि कौन सी मानी जाती है, जब बिहार की जो है स्थापना हुई थी दोस्तों, ये थी 22 मार्च। और 22 मार्च से दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जल दिवस भी जो है मनाया जाता है, 22 मार्च को ही मनाया जाता है। और मैं जो विश्व पृथ्वी दिवस है दोस्तों, इसी अगले महीने की 22 तारीख को, 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। जी हाँ। और नेक्स्ट 22, अगर मैं बात करूं 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो दोस्तों वो मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। जी हाँ, ये याद रखिएगा, आपको एक प्रकार से ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये आपको सिम्टम्स साइमल्टेनियसली याद रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तरी बिहार में कौन सा एक गणतंत्र राज्य हुआ करता था। मतलब ये पुरानी बात चल रही है, तो उत्तरी बिहार में जो नॉर्थ बिहार था उस टाइम पे एक गणतंत्र राज्य, जिस पर शासन नहीं था किसी का भी, तो वो कौन सा राज्य हुआ करता था, तो दोस्तों वो था बज्जी। जी हाँ, बज्जी जो था साम्राज्य था, वो गणतंत्र होता था उस टाइम पर। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करें कन्नौज। दोस्तों कन्नौज की बात करूं मैं, कन्नौज ये हर्षवर्धन की राजधानी थी। कन्नौज, जी हाँ, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। नेक्स्ट हम बात करें द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों दूसरी जो बौद्ध संगति जो हुई थी, 4 बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों। और जो दूसरे नंबर की जो बौद्ध संगति हुई थी, तो दोस्तों वो हुई थी कहाँ पर, वैशाली में हुई थी। दूसरे नंबर की वैशाली में हुई थी, और पहले नंबर की जो हुई थी दोस्तों राजगीर बिहार में हुई थी, ये भी बिहार में हुई थी। और पाटलिपुत्र पटना में जो हुई थी वो तीसरी हुई थी। और मैं कुंडलवन कश्मीर में बोलूँ तो यहाँ पर चौथी हुई थी। जी हाँ। नेक्स्ट हम अगला बात करें, अगला प्रश्न है हमारा कि अनएक्स टम्ड अनेक्स्ड अर्थ का पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है। और अनेक्स्ट जो है पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये लेखक है दोस्तों झुम्पा लाहिड़ी। जी हाँ, झुम्पा लाहिड़ी एक बहुत फेमस मतलब लेखक हैं ये, और कवयित्री हैं झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट हम बात करें, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहला कपास मिल कहाँ लगाया गया था। भारत का पहला जो कपास मिल जो भारत में लगाया गया था, वो सूरत शहर में लगाया गया था, भारत का पहला कपास मिल। जी हाँ। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों सेबी, जी हाँ, सेबी का जो हेड क्वार्टर है वो दोस्तों लखनऊ में स्थित है। सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो स्थित है लखनऊ में। मे बी शायद मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ, लेकिन शायद यही सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा किस 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 सिटी को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया जो है किस सिटी को कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों मदुरई। मदुरई को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दोस्तों मदुरई को एक और कहा जाता है, इसके त्योहारों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। मदुरई को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। जी हाँ। और ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट हम बात करें, अगला प्रश्न है हमारा अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से। अली अकबर खां का जो संबंध है वो सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं ये। और जी हाँ। और एक और थे फेमस जो सरोद वादक थे, वो उनका नाम कुछ खां था, उनका भी नाम भी खां ही था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध शिवकाशी किस राज्य में स्थित है। आतिशबाजी उद्योग, सबसे पहली बात दोस्तों फायर क्रैकर्स का जो उद्योग होता है, जो हम दिवाली या कहीं पर भी या किसी बर्थडे पार्टी वगैरह में जो चलाते हैं, तो वो आतिशबाजी जो करते हैं वो उसका दोस्तों शिवकाशी, या मतलब उसका जो स्थल या जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर बनाए जाते हैं वो कौन सी जगह है, वो है दोस्तों तमिलनाडु। आतिशबाजी उद्योग के प्रसिद्ध शिवकाशी किस राज्य में स्थित हैं, तो वो है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। जी हाँ। और आंध्र प्रदेश की मैं बात करूँ, कुचिपुड़ी खेल और इसका नृत्य है। और केरल का जो है कथकली और मोहिनीअट्टम है। और मैं बात करूँ महाराष्ट्र का जो है, इसका जो है तमाशा। जी हाँ, तमाशा इसका नृत्य है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करें पारा का दूसरा नाम क्या है। पारा जो होता है दोस्तों हमारा जो थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है, जो पारा आप देखते हो चढ़ जाता है, और उसका जो है दूसरा नाम जो है उसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से पारे को जाना जाता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये पारा हमारा
जी हाँ, आगे बात करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में सर्वोदय योजना किस के द्वारा प्रारंभ की गई थी। मतलब सर्वोदय योजना जो आई थी वो उस टाइम पे किसके शासनकाल में आई थी। तो दोस्तों ये जो आई थी सर्वोदय योजना वो आई थी जयप्रकाश नारायण के शासनकाल में आई थी। और जेपी जो थे, जेपी के बारे में अगर मैं बात करूँ, जेपी नारायण के बारे में, इन्होंने ही दोस्तों समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी। समाजवादी पार्टी जो आज उत्तर प्रदेश में जिनके अखिलेश यादव जो हैं हेड कर रहे हैं उनको, उसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी जयप्रकाश नारायण ने। और अगर जी हाँ, और मैं बात करूँ, विनोबा भावे हम बात कर ही चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कहाँ है, मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है। मैराथन दौड़ की जो कुल लंबाई होती है ये होती है दोस्तों, आप रट लीजिएगा इसको, 26 मील 385 गज होती है। क्योंकि ये प्रश्न मैं खुद ही इस प्रश्न को 2 से 3 बार अपनी परीक्षाओं में देख चुका हूँ। मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है, ये होती है दोस्तों 26 मील 385 गज। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोपरनिकस का संबंध किस क्षेत्र से है। कोपरनिकस का जो संबंध है दोस्तों वो है खगोलविद क्षेत्र से है। कोपरनिकस का जो संबंध है वो खगोलविद क्षेत्र से है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करें, खगोलविद है, जी हाँ खगोलविद थे। और गणितज्ञ जो थे हमारे आर्यभट्ट थे अगर कहूँ तो। और चिकित्सक जो थे हमारे सुश्रुत, सर्जरी के जो जन्मदाता कहे जाते हैं वो सुश्रुत कहे जाते हैं। तो सुश्रुत जो थे चिकित्सक थे हमारे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से किसकी परमाणु त्रिपरमाण्विक होती है। परमाणुता त्रिपरमाण्विक होती है। तो दोस्तों किसकी परमाणुकता जो होती है त्रिपरमाण्विक होती है, ये होती है फॉस्फोरस की। जी हाँ। और कार्बन में कितने जो हैं बॉन्ड होते हैं, कार्बन के जो मतलब कह सकते हो आप बॉन्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं कार्बन में। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, पानी के बारे में हम बात कर चुके हैं, सोडियम के बारे में बात करें, इसको जो रखा जाता है वो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिससे ये बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, फाइबर किस में पाया जाता है। फाइबर जो पाया जाता है, फाइबर जो पाया जाता है वो सिराओं में पाया जाता है। जी हाँ, किस में पाया जाता है, फाइबर सिराओं में पाया जाता है। कन्फ्यूज़ मत होइएगा सलजम या किसी भी चीज़ से, क्योंकि हम नॉर्मली सोचते हैं कि हम जो सलाद या कुछ भी खाते हैं तो उसमें फ़ाइबर पाया जाता है, वो पाया जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर फाइबर किस में पाया जाता है, ये सिराओं में पाया जाता है, हमारे शरीर की बात चल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जर्म सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं। जर्म सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 होते हैं। जी हाँ, 23 क्रोमोसोम होते हैं जर्म सेल में। नेक्स्ट हम बात करें, डायरेक्ट याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में से किसे एक ये उभयधर्मी है। कौन सा एक उभयधर्मी है, तो ये जो उभयधर्मी है दोस्तों वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जी हाँ, Al2O3 जो है एक उभयधर्मी है। जी हाँ, उभयधर्मी जो मतलब दोनों टाइप से अपना रोल दिखाता है, धात्विक रूप से भी अधात्विक रूप से भी उभयधर्मी, इसीलिए बोला जाता है इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या होता है। जो तारों में जो प्लाज्मा दोस्तों, ये जो हमारे तारे जो चमकते हैं, सूर्य चमक रहा है या कोई भी चमक रहा है, मतलब जो हम तारे होते हैं, ग्रहों की बात नहीं चल रही, ग्रह के अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता है और तारों के अंदर जो होता है खुद का प्रकाश होता है। तो दोस्तों जो तारों के अंदर जो खुद का प्रकाश बन रहा होता है वो प्लाज्मा के कारण बन रहा होता है। और बनने का मुख्य कारण क्या होता है, प्लाज्मा बनने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है दोस्तों उच्च ताप। जी हाँ, उच्च ताप की वजह से ही जो है हमारे जो तारे होते हैं उनमें जो है प्लाज्मा बनता है। ये याद याद रखिएगा, ये स्टार्ट लगा लीजिए इस पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का नीली क्यों दिखाई देती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, दिया होता है हमारा, दिया होता है, उसमें जो बत्ती जल रही होती है, उसमें जो बत्ती जल रही होती है उसमें जो एक लौ होती है, लौ हमें नीली दिखाई देती है, आसपास में हमें नीली दिखाई देती है। तो वो किस वजह से हमें नीली दिखाई देती है, वो देती है दोस्तों ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन O2 की वजह से जो है हमें वो नीली लौ दिखाई देती है, किसकी, बत्ती की। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो धातु हैं दोस्तों उनको किस ओर रखा गया है। दोस्तों उन्हें लेफ्ट साइड में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में लेफ्ट साइड में जो रखा गया है धातुओं को रखा गया है। और राइट साइड की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर गैसेस को रखा गया है, गैसेस। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसेस, सॉरी लास्ट जो क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट कॉलम जो रहता है वो गैसेस का रहता है, नोबेल गैसेस बोलते हैं उन्हें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा,
पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन्स के कारण झुक जाते हैं? तो दोस्तों हमने देखा है कि क्या बोलते हैं, जब पौधे होते हैं और जब धूप निकलती है या प्रकाश उन्हें मिलता है तो वो दोस्तों उसकी तरफ जो है थोड़ा सा झुक जाते हैं। तो वो किस वजह से या किस हार्मोन के कारण झुक जाते हैं? तो दोस्तों उनके अंदर भी होता है हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से वो झुक जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि पौधे प्रकाश की तरफ किस हार्मोन के कारण झुक जाते हैं? ये ऑक्सिन हार्मोन की वजह से झुक जाते हैं। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कवक जो होते हैं हमारे, उसकी जो कोशिका भित्ति जो सेल वॉल जो बनी होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? दोस्तों वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है कवक की जो कोशिका भित्ति होती है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेमेंटेडिस। गुणसूत्र में क्रेमेंटेडिस जिस बिंदु पर संलग्न रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गुणसूत्र में क्रेमेंटेडिस जो होता है वो किस जो है बिंदु से संलग्न रहता है, तो उस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों वो जाना जाता है सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है उस बिंदु को। जी हाँ। गोल्जी बॉडी आप जानते ही हो कि हमारे शरीर में स्थित होता है और क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, एक मिनट इसको। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक या प्रतिदनकर्ता कौन था? जीवन की उत्पत्ति में केमिकल का विकास मतलब केमिस्ट्री का योगदान क्या रहता है, उसको किसने बताया था? तो दोस्तों ये बताया था ओपेरिन ने। जीवन की उत्पत्ति में जो केमिस्ट्री या केमिकल्स का जो हमारी लाइफ में जो सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? ओपेरिन ने दिया था। और यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे चार्ल्स डार्विन और लेमार्क में। जी हाँ, न्यूटन तो है ही नहीं, लेमार्क और चार्ल्स डार्विन में कंफ्यूज हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दांतों में सड़न कब शुरू होती है? दांतों में जो दोस्तों हमारे कभी कभी आप देखते हो कि बचपन में ज़्यादा सड़ते थे, खैर अब तो जब बड़े हो जाते हैं तब नहीं सड़ते इतने ज़्यादा, लेकिन दांतों में जो सड़न शुरू होती है वो बड़े में भी दोस्तों एक टाइम बाद सड़ते हैं, लेकिन एक आपकी जवानी की उम्र में कम सड़ते हैं। तो दोस्तों दांतों में कब सड़न स्टार्ट होती है? तो दोस्तों दांतों में सड़न जब स्टार्ट होती है जब आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम रहेगा। किससे कम रहेगा? 5.5 से कम रहेगा तो आपके दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ। तो दोस्तों ये मतलब आपको मिठास टाइप से लगेगी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है? प्लाज्मोडियम जो दोस्तों होता है वो अपना जनन जो जनन मतलब अपने के द्वारा बनाया गया दूसरा अपना जैसा ही कोई पौधा मान लो या कुछ भी मान लो, तो प्लाज्मोडियम, हाँ प्लाज्मोडियम खुद का एक प्लाज्मोडियम किस तरीके से बनाता है, ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो ये किस विधि के द्वारा बनाता है? तो दोस्तों ये बनाता है बहुविखंडन विधि के द्वारा। जी हाँ। मुकुलन के द्वारा दोस्तों कौन बनाता है अपना जनन? मुकुलन के द्वारा बनाता है दोस्तों हाइड्रा। जी हाँ, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रा किसके द्वारा अपनी जनन विधि करता है? ये मुकुलन के द्वारा करता है। और प्लाज्मोडियम किसके द्वारा करता है? ये करता है बहुविखंडन के द्वारा। मतलब प्लाज्मोडियम मतलब कुल मिला के ये है कि आप ये मान लीजिए कि ये प्लाज्मोडियम है, अब इसको अपना जनन करना है तो दोस्तों ये खुद से बीच में से टूट जाएगा तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, तो इसने खुद का जनन खुद से ही निकाल दिया और हाइड्रा अलग रहता है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है? फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है? ये फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो स्थित है दोस्तों ये है सिंगापुर में स्थित है, और ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर में स्थित है फाउंटेन ऑफ वेल्थ। और यूएसए की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, कनाडा की जो है क्या बोलते हैं ओटावा है राजधानी, और जापान की जो है अपनी टोक्यो है। जी हाँ। और मैं बात करूँ नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा कि बौद्ध स्थल दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दांत का मंदिर बौद्ध स्थल है, दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न यकीन मानिए बहुत बार पूछा जा चुका है और ये कन्फ्यूज़ इसलिए करता है। दांत का मंदिर सोचते हैं लोग कि गुजरात होगा कहीं मतलब अपना जो है यहाँ पर दिया गया है तो अपना सॉरी इंडिया में ही किसी न किसी स्थान पर होगा, तो ये तुक्का लगा देते हैं भारत, लेकिन इसका जो आंसर है दोस्तों वो है श्रीलंका। और नेपाल भी लगा देते हैं लोग, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो श्रीलंका रहेगा। क्या रहेगा? दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? वो है श्रीलंका में। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा राज्य में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हरियाणा राज्य में दोस्तों ये आप क्वेश्चन थोड़ा समझिए, हरियाणा राज्य में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो हरियाणवी का नहीं किया जाता है।
लोग यहाँ पर हरियाणवी लगाएंगे, 80-90% बच्चे हरियाणवी लगाएंगे, लेकिन हरियाणा राज्य में जो है हरियाणवी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। वहाँ पर हिंदी भाषा को राजभाषा, मतलब उनकी जो राज्य भाषा तौर पर माना जाता है उसको हिंदी को माना जाता है। जी हाँ, ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अंग्रेजी दोस्तों किस राज्य में जो है बोली किस राज्य की राजभाषा है अंग्रेजी? तो दोस्तों वो है नागालैंड की। जी हाँ, याद रखिएगा आप। पंजाबी तो पंजाब की है ही। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राइनोस्कोप से किसकी जांच की जाती है? तो ये राइनोस्कोप से जो जांच की जाती है वो किसकी जांच की जाती है? वो की जाती है नाक की जांच राइनोस्कोप के द्वारा की जाती है। और ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये एक मतलब एक प्रकार से मापने वाला यंत्र है, तो ये यंत्र बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके लिए। और ईईजी जो रहती है दोस्तों मस्तिष्क की जांच में यूज़ होता है, जो जांच रहती है वो ईईजी जांच रहती है। और जो पेट में जो पेट की जो जांच करी जाती है दोस्तों वो ज़्यादा एंडोस्कोपी के द्वारा करी जाती है। एंडोस्कोपी के द्वारा पेट की जांच करी जाती है। कोई भी खराबी जो हमारे पेट में हो जाती है। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव दोस्तों आपके रण उत्सव से थोड़ा सा कंफ्यूज, अगर इसमें राजस्थान दे रखा होता तो आप कंफ्यूज होते, लेकिन अगर राजस्थान और गुजरात में जो है रण है, और यहीं पर कच्छ का रण गुजरात में सुना है हमने, और जो है राजस्थान में रेगिस्तान सुना है, तो उसके आधार पर आप थोड़ा कंफ्यूज होते। लेकिन यहाँ आंसर तो खैर गुजरात ही होगा, टेंशन फ्री आप लगाइए और याद रखिएगा बस थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय भूभौतिकीय भौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। जी हाँ। लखनऊ में सिडबी, सॉरी दोस्तों, हाँ याद आ गया, सेवी का मैंने आपको बता दिया था। लखनऊ में जो है सेवी का दोस्तों लखनऊ में नहीं है। लखनऊ में जो है सिडबी का मुख्यालय है। किसका? सिडबी बैंक का मुख्यालय है लखनऊ में। और यहाँ मैं सेवी और सिडबी में कंफ्यूज हो गया, तो सेवी का जो है दोस्तों वो नई दिल्ली में है, और सिडबी का जो है वो लखनऊ में है। जी हाँ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, अगला प्रश्न होगा कराटे खेल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? कराटे खेल को ओलंपिक खेलों में कब से शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है 2020 से। और ये आपके आने वाले प्रश्नों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में, ये पूछा जा चुका है इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है ये। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हमारा किस अंतरिक्ष यान के द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाया गया था? तो दोस्तों चंद्रमा पर जो मनुष्य को सबसे पहले पहुंचाया गया था वो किस अंतरिक्ष यान के द्वारा पहुंचाया गया था? वो अपोलो 11 था, जिसमें हमारे नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग और जो गए थे, जिन्होंने मतलब देखा था हमारा चंद्रमा पहली बार। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? 1928 में जो गठित हुई थी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के जो अध्यक्ष थे तो दोस्तों वो थे श्रीनिवास अयंगर, जो थे इसके अध्यक्ष थे 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया के। जी हाँ। और चंद्रशेखर की बात करें तो दोस्तों इन्होंने HSRA की स्थापना करी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, 1928 में स्थापना करी थी इसकी। और मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, और ये 1939 में। जी हाँ, 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। किन्होंने? सुभाष चंद्र बोस ने। जी हाँ। भगत सिंह को हम जानते हैं फांसी हो गई थी इन्हें। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर जो मंदिर है दोस्तों, ये जो मंदिर स्थित है दोस्तों ये है तमिलनाडु राज्य में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। और बहुत सारे साउथ में बहुत सारे मंदिर हैं जो फेमस हैं दोस्तों, याद आता नहीं है, कोशिश करता हूँ बताने की। जी हाँ, ये क्या है, क्या है, सबरीमाला टेम्पल। जी हाँ, सब एक सबरीमाला टेम्पल है जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी थी महिलाओं की एंट्री को लेकर, तो दोस्तों वो केरल में स्थित है। और यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर की बात करूँ तो मैं ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट की स्थापना कब की गई थी? इंटरनेट की जो स्थापना की गई थी, मतलब जो इंटरनेट सबसे पहली बार जो जन्म हुआ था इंटरनेट का, वो किस वर्ष में हुआ था? वो हुआ था 1989 में। जी हाँ, याद रखिएगा। और मैं बात करूँ दोस्तों, अगला प्रश्न होना चाहिए हमारा, जी हाँ, अगला प्रश्न होगा ये 1999 से याद आ रहा है दोस्तों मुझे, जीआई टैग
जीआई टैग अधिनियम 1999 में आया था, जीआई टैग अधिनियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गूगल जो आज हमारा सर्च इंजन है, तो गूगल की स्थापना जो हुई थी वो 1998 में हुई थी, गूगल की स्थापना। और मैं बात करूँ, जी हाँ, गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मुग़ल बादशाह अकबर का निवास स्थान कहाँ पर स्थित है? मुग़ल बादशाह अकबर का निवास स्थान कहाँ पर स्थित था? ये था दोस्तों आगरा स्थित था। इसीलिए तो अकबर ने आगरा के किले की स्थापना करी थी, क्योंकि ये वहीं रहता था स्टार्टिंग में। और लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पर दिल्ली समझ के या लाहौर समझ के। आगरा तो हालांकि सोचेंगे, बहुत से बच्चे सोचेंगे, लेकिन दिल्ली कंफ्यूज करेगा उन्हें, तो दिल्ली लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर जो होगा वो आगरा रहेगा। जी हाँ। और हम बात करें कि नेक्स्ट बाबर की जो कब्र है दोस्तों, जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, याद आ गई तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तोरह। तोरह किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं? तो दोस्तों ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए 3 स्टार, कि तोरह किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो तोरह जो होता है दोस्तों, वो होता है यहूदी धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है तोरह, जो है यहूदी धर्म का। ईसाई का दोस्तों आपको पता है, ईसाई धर्म का जो है बाइबल होती है, इस्लाम धर्म की हमारी कुरान होती है, पारसी धर्म की हमारी जो है एक होती है दोस्तों, क्या नाम है उसका, यकात होता है, क्या होता है, कुछ अजीब सा नाम होता है उसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, याद नहीं है दोस्तों, अजीब सा नाम तो नहीं, याद नहीं रहता इसीलिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो की गई थी 1952 में की गई थी, फजल अली की अध्यक्षता में की गई थी। कौन था इसका जो हेड था? वो फजल अली थे। फजल अली की अध्यक्षता में 1952 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। और हमारा बात करूं दोस्तों, भारत रत्न जो है, भारत रत्न, जी हाँ, भारत रत्न जो है 1954 से स्टार्ट हुए थे। जी हाँ। अगर अगर हमारा अगला प्रश्न की मैं बात करूं, नेक्स्ट प्रश्न होना चाहिए, भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में समुद्र से लगती है? तो दोस्तों उन राज्यों की संख्या पूछी गई है, वो हैं दोस्तों 9 राज्य। जी हाँ, 9 राज्य हैं। आप इधर आप लोगे, इधर की साइड से आप लोगे कि आप गुजरात ले लो, आप गोवा ले लो, मुंबई ले लो, आप तमिलनाडु ले लो, आप केरल ले लो, और फिर इधर से बहुत सारे राज्य हैं, तो 209 राज्य हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित हैं? तो यहाँ पर यूटीज़ की बात कर रहा है, कितनी यूटीज़ हैं जो समुद्र तट के किनारे स्थित हैं? तो दोस्तों वो हैं 4 यूटीज़। जी हाँ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत की बात चल रही है, सबसे पहली बात तो दोस्तों वो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, हमारा राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। और मैं बात करूँ ये किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों ये हिंदी में नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है दोस्तों संस्कृत भाषा में। जी हाँ, संस्कृत भाषा में लिखा गया है हमारा राष्ट्रीय गीत। और आप बांग्ला भी नहीं लगा सकते, आप रविंद्रनाथ टैगोर को ले जाओगे बांग्ला, बांग्ला में दोस्तों हमारा राष्ट्रगान लिखा गया था, वो जो बाद में कन्वर्ट करके हिंदी में किया गया था। नेक्स्ट हमारा बात करें, मैथिली किस राज्य की भाषा है? दोस्तों मैथिली बिहार की भाषा है। जी हाँ। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं, भारतीय रेल बोर्ड का अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय रेल बोर्ड का जो एक्ट जो पारित हुआ था वो कब पारित हुआ था? ये जो पारित हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1905 में हुआ था, 1905 में। और अगर मैं 1905 से याद करने का आ रहा है, तो इस टाइम पे दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। करजन, लॉर्ड करजन था इस टाइम पे जो था, गवर्नर जो था लॉर्ड करजन था। जी हाँ। नेक्स्ट जो हम बात करें, 1911 में दोस्तों हमारी जो है राजधानी, भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता से उठाकर दिल्ली लाई गई थी 1911 के टाइम पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी दोस्तों आर्चरी, इंग्लिश में इसको आर्चरी बोलते हैं। और आर्चरी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये है भूटान का राष्ट्रीय खेल आर्चरी है। जी हाँ, आप याद रखिएगा। और लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोला जाता है इसको। और मैं बात करूँ श्रीलंका का, इसकी जो सबसे लंबी नदी मुझे याद आ रहा है श्रीलंका की, वो है महावेली गंगा। महावेली गंगा जो है इसकी सबसे लंबी नदी है। और मैं अगर बात करूँ दोस्तों, इसका जो पुष्प है, श्रीलंका का जो राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है दोस्तों ब्लू वाटर लिली। ब्लू वाटर लिली जो है इसका जो है पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प किसका? श्रीलंका का। और मैं बात करूं दोस्तों
श्रीलंका के बाद नेपाल का जो है नेपाल का, हाँ नेपाल का नहीं, बांग्लादेश का, जी हाँ बांग्लादेश का जो है राजकीय पुष्प की बात करूँ तो वो है वाटर लिली। और लेकिन दोस्तों श्रीलंका का कन्फर्म है ब्लू वाटर लिली है। बांग्लादेश और नेपाल में कन्फ्यूज़न है कि ब्लू वाटर लिली किसका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि सेजल्स सबसे बड़ा द्वीप है, ये कौन सा द्वीप है। तो दोस्तों ये सेजल्स का सबसे बड़ा, सेजल्स एक देश है हम जानते हैं, सेजल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, ये द्वीपों पर बने हुए देश हैं दोस्तों तो ये सेजल्स। और इसमें जो है सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है माहे, माहे जो है सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट हमारा बात करें सुमात्रा द्वीप जो है, जावा द्वीप, ये बहुत सारे फेमस द्वीप हैं वहाँ पर। ताज़े पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ताज़े पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों वो है सुपीरियर झील जो है वो है जो है ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो है दोस्तों वो है कैस्पियन सागर, जी हाँ कैस्पियन सागर झील है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा कांडला पोर्ट बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। कांडला बंदरगाह दोस्तों ये स्थित है कौन सी जगह पर या किस जगह पर स्थित है, ये दोस्तों कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला पोर्ट। और ये गुजरात के तट पर स्थित है, गुजरात के तट पर स्थित है कांडला पोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी का, तो आपको पता है ये इसमें आप ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है गिरती है बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, ये हुआ था 1972 में। जी हाँ 1972 में जो है जो शिमला समझौता हुआ था इनके बीच में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वहाँ की प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान की, जी हाँ, और हमारे भारत की इंदिरा गांधी जी थी। अगर हम बात करें 1971 की बात करें तो यहाँ पर बांग्लादेश वार हुई थी दोस्तों, वॉर हुई थी बांग्लादेश की। नेक्स्ट हमारा बात करें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जी हाँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था नहीं 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 गलत है। वन्यजीव, इससे इसको छोड़ो दोस्तों, इसको मैं बता देता हूँ। वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम आया था वो आया था दोस्तों 1972 में। जी हाँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो आया था 1972 में, और जो पारित हुआ था वो हुआ था 1974 के आसपास हुआ था। जी हाँ नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है। तो चंद्रशेखर सीमा को जो लागू किया जाता है तो दोस्तों वो किया जाता है द्रव्यमान पर लागू किया जाता है चंद्रशेखर सीमा को। जी हाँ किस पर लागू किया जाता है, चंद्रशेखर सीमा को द्रव्यमान पर लागू किया जाता है। और अगला मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात जो स्थित है दोस्तों वो है कर्नाटका राज्य में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटका राज्य में स्थित है। और बहुत सारे जलप्रपात हैं दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, धुआंधार जो है मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। बहुत सारे जो है फेमस रहते हैं जलप्रपात, तो हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नेशनल स्पेस सोसाइटी NSS का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये है दोस्तों वाशिंगटन DC। नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये है वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको सच में ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सच में अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों मैं ऐसी सीरीज़ हमेशा लाता रहूँगा। और दोस्तों ये मेरा पहला प्रयास नहीं है, लेकिन मैं इस बार अपनी हिम्मत तोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहता। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त मतलब दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जो थे दोस्तों, इन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किस क्षेत्र में दिया गया था। सबसे पहली बात, इन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। किसके क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। और इन्हें जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो 2014 में हुआ है। कब हुआ है दोस्तों, 2014 में। और इससे पहले दोस्तों भारत के दो लोगों को, मतलब अभी तक जो है दो लोगों को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। एक है कैलाश सत्यार्थी और इससे पहले जो थे वो थे अमर्त्य सेन। जी हाँ कौन थे, अमर्त्य सेन थे। अमर्त्य सेन जिन्हें भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये दिया गया था 1998 के आसपास। जी हाँ नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न जो है
2014 में दोस्तों मोदी जी की सरकार आई थी। और हमें 2013 से मुझे एक चीज़ याद आ रही है। इस टाइम पे दोस्तों क्या बोलते हैं, लोकपाल बिल पारित हुआ था। जो है लोकपाल बिल कब पारित हुआ था, ये हुआ था 2013 में। जी हाँ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि रुपया के चिन्ह को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था। तो दोस्तों रुपया के जो चिन्ह को आधिकारिक रूप से जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 2010 में। कब अपनाया गया था, 2010 में रुपया को आधिकारिक तौर से अपनाया गया था। और इनको जो इस चिन्ह को जो दिया था दोस्तों, उनका नाम जो है कुछ एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। और दोस्तों 2009 का मैं याद करूं तो यहाँ पर RTE राइट टू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, एक्ट आया था। RTE एक्ट आया था, जो आया था 2009 में। और RTI जो एक्ट आया था दोस्तों, वो आया था 2005 के अंतर्गत। जी हाँ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया था। बर्लिन की जो दीवार थी वो बहुत फेमस दीवार है दोस्तों। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया था, ये गिराया गया था 1989 में गिराया गया था बर्लिन की दीवार को। जी हाँ। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। बैडमिंटन में जो सबसे पहला जो ओलंपिक पदक जीता था वो जीता था साइना नेहवाल ने। जी हाँ। साइना नेहवाल ने जो है बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीता था। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। एन्नौर, जी हाँ, एन्नौर से आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। एन्नौर एक तो केरल में थोड़ा ऐसे नाम जो है एन्नौर रहते हैं, लेकिन केरल यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, तो यहाँ पर तमिलनाडु आप इजीली लगा सकते हो। तो और ये कर्नाटका दोस्तों हालांकि है साउथ इंडिया साइड से, लेकिन ये थोड़ा साउथ और जो है नॉर्थ इंडिया के बीच में पड़ जाता है। तो इसको थोड़ा मतलब पूरी तरीके से आप साउथ इंडियन नहीं बोल सकते। और ये नॉर्थ ईस्ट राज्य है पश्चिम बंगाल, ये आप भी जानते होंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी विषैली मछली कौन सी होती है। तो विश्व की सबसे बड़ी विषैली मछली जो होती है दोस्तों वो होती है स्टोन फिश। जी हाँ, स्टोन फिश जो रहती है विश्व की सबसे बड़ी विषैली मछली होती है। और जी हाँ, जी हाँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बोरोबुदुर मंदिर कहाँ पर स्थित है। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ पर स्थित है। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये है इंडोनेशिया में स्थित है। और ये दोस्तों स्टैटिक क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए इंडोनेशिया। पेरिस में कहाँ क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करें गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। गर्म गिलास जो है, गर्म गिलास किसी का दूध का ले लो, पानी का ले लो, किसी का भी ले लो, गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनीलिंग कहलाती है। ये दोस्तों यकीन मानिए CGL में पूछा गया प्रश्न है ये। एनीलिंग की प्रक्रिया क्या होती है, किसी भी चीज़ को धीरे धीरे ठंडा करना एनीलिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों बाईफोकल लेंस का जो आविष्कार किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाईफोकल लेंस का आविष्कार किया था। और ये आप याद कर लीजिएगा। जी हाँ। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट तो दोस्तों मुझे डगलस एंजल बर्ट से याद आ रहा है, इन्होंने शायद माउस की खोज करी थी। माउस की, जी हाँ, हमारा जो कंप्यूटर में माउस यूज होता है। और जी हाँ। नेक्स्ट और कोल्ट से मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि कोल्ट ने जो है रिवॉल्वर की खोज करी थी। रिवॉल्वर, जी हाँ, रिवॉल्वर की खोज कोल्ट ने करी थी। कोल्ट ही नाम था शायद उनका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोल्ट नहीं था तो दोस्तों इससे रिलेटेड नाम होगा, लेकिन नाम तो यही था, कंफर्म है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना जिसके अभी इस टाइम पे हेड जो हैं वो हैं बिल गेट्स, जो हैं इसके हेड हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, ये 1975 में हुई थी जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना। और मैं बात करूँ 1981 में नहीं, 1961 में जो दोस्तों हमारा गोवा भारत का नया राज्य बना था। और ये पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था 1961 में। जी हाँ। अगर मैं बात करूँ, अगला प्रश्न होगा हमारा कि स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों स्वतंत्रता के इस टाइम पर जो हमारा 1947 के टाइम पर मैं बात करूं तो उस टाइम पे राजा रजवाड़ों की संख्या जो थी हमारे भारत में वो थी 562 रियासत में से। इन सबको एक करने का जो जिम्मा था वो सरदार पटेल ने लिया था। और उन्हें इसीलिए यूनिटी मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि 562 रियासतों को मिलाकर एक भारत राज्य का गठन किया था, भारत देश का गठन किया है उन्होंने। इसीलिए उनको बहुत रिस्पेक्ट बनती है दोस्तों। माउस की खोज किसने करी थी, आ गया
माउस की खोज जो करी थी वो करी थी दोस्तों डगलस एंजलबर्ट ने करी थी। जी हाँ, मैं कंफर्म था। माउस की खोज करी थी डगलस एंजलबर्ट ने। मार्टिन कूपर ने भी किसी चीज़ की खोज करी थी, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मार्टिन मैडम क्यूरी ने तो दोस्तों इन्हें तो नोबेल पुरस्कार मिला था उसके किसके रेडियोधर्मिता के खोज के लिए। जी हाँ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नोट्रे डेम चर्च कहाँ पर स्थित है? नोट्रे डेम जो चर्च है ये कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों पेरिस में। नोट्रे डेम चर्च जो कहाँ पर स्थित है? ये है पेरिस शहर में स्थित है। और हम बात करें, यहाँ पर कुछ याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत भ्रमण पर चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? तो दोस्तों ये शासनकाल में आया था, गुप्त काल के शासनकाल में आया था फायान। और जी हाँ, गुप्त काल के शासनकाल में ही आया था। और ये में भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। या हर्षवर्धन किस काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में, एग्जैक्ट याद नहीं है दोस्तों, कंफर्म आप इसको मत करिएगा। लेकिन ये पक्का है कि ये फायान जो आया था वो गुप्त काल के टाइम पर ही आया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? ये माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, इसलिए मैं चंद्रगुप्त को नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये गुप्त काल की बात चली तो चंद्रगुप्त तो वैसे ही नहीं होगा। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा अगला प्रश्न होगा, मौर्य के बाद कौन आए थे? मौर्य वंश के बाद किसने शासन किया था? तो दोस्तों वो किया था शुंग ने। शुंग डायनेस्टी आई थी मौर्य वंश के बाद। और जी हाँ। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नोबेल पुरस्कार का भी संग्रहालय म्यूजियम स्थित है। ये आपको क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा कि नोबेल पुरस्कार का म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। ये है स्वीडन। जी हाँ, स्वीडिश अकेडमी के द्वारा ही नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं, और ये स्वीडन में स्थित है नोबेल पुरस्कार अकेडमी संग्रहालय जो स्थित है। और अगला मैं बात करूँ दोस्तों, ब्राज़ील में दोस्तों कॉफ़ी के बागानों को जो है फेजेंडा कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। ये मुझे अचानक याद आया कि ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। अगला मैं बात करता हूँ, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? हाई कोर्ट, हाँ सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो ये जो हुई थी दोस्तों 1950 में हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आप पार्टी की स्थापना, जो आप पार्टी है जो अरविंद केजरीवाल जिसके संस्थापक माने जाते हैं, इसकी जो स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 2012 में। आप अरविंद केजरीवाल की आज सरकार कहाँ पर स्थित है? ये है दिल्ली शहर में आज सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। और ये दोस्तों इन्होंने दोस्तों अन्ना हजारे के साथ में एक आंदोलन किया था, लोकपाल बिल के समर्थन के लिए, सॉरी लोकपाल बिल के लिए एक जो है आंदोलन किया था 2012 के आसपास। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा, भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? भारतीय संसद जो आज हमारी पार्लियामेंट दिखती है, उसका निर्माण जो है वो ऐसे ही नहीं है कि बन गई थी, लेकिन उसका निर्माण जो है वो कब हुआ था? 1927 में हुआ था। जी हाँ। भारतीय संसद का जो है निर्माण वो किया था जो है 1927 में हुआ था। और ये इसका ली कार्बूजियर और मे बी इसका एक और था, क्या नाम, लुटियंस। जी हाँ, लुटियंस ने इसका जो है निर्माण किया था। और मैं बात करूँ 1930 से इसमें सहयोग आंदोलन, सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में चलाया गया था। और दांडी मार्च भी 1930 में ही हुआ था, दांडी मार्च जो गांधी जी के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2016 में। स्टार्टअप इंडिया जो हमारे मतलब जो आत्मनिर्भर भारत बोल सकते हो आप, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब से हुई थी? ये हुई थी 2016 से। जी हाँ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा कि चिकनगुनिया रोग किसके कारण होता है? चिकनगुनिया रोग दोस्तों, ये आप मोस्ट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हो इसको, कि चिकनगुनिया रोग का कारण क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है, चिकनगुनिया रोग का जो कारण होता है वो होता है मादा चमगादड़। क्या होता है? मादा, फीमेल बैट होती है जो होती है चिकनगुनिया रोग की संचालक जो होती है। जी हाँ। एनाफ्लीज मच्छर जो है हमारा दोस्तों डेंगू और मलेरिया वगैरह, ये मतलब मच्छरों की वजह से ही होते हैं ये सारे रोग। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आंग्ल सिख युद्ध जो लड़ा गया था, अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वो 1845 ईस्वी में लड़ा गया था। जी हाँ। और मैं बात करूँ, नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है हमारा
जी हाँ, अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी दोस्तों 1974 में हुई थी HPCL की स्थापना। और 1982 में दोस्तों हमारी जो है 62 बार शायद, हाँ 62 बार संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें हमारी उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी वोटिंग के लिए। जी हाँ, 1961 का मैं बता चुका हूँ, गोवा का गठन हुआ था इस टाइम पर। और अगली बार अगला और 1959 से मुझे याद आ रहा है दोस्तों, भारत का ऐसा पहला राज्य जहाँ पर पंचायत की राज्य व्यवस्था लागू की गई थी वो था दोस्तों नागौर राजस्थान। 1959 में ही हुआ था ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक है, राज्यों में सबसे अधिक राज्यों से सटती है। तो दोस्तों वो भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है। तो दोस्तों वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। आप पश्चिम बंगाल में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये आपको लग रहा होगा लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्फ की खोज कहाँ हुई थी। गोल्फ की खोज कहाँ पर हुई थी। ये हुई थी दोस्तों स्कॉटलैंड में जो है गोल्फ की खोज हुई थी, स्कॉटलैंड। और दोस्तों अब मैं बात करूँ सांप सीढ़ी सांप सीढ़ी की खोज कहाँ पर हुई थी। ये हमारे भारत में हुई थी सांप सीढ़ी की खोज। और अब कैरम की बात करूँ, कैरम की खोज कहाँ पर हुई थी। ये हमारे भारत में हुई थी। और आप बात करो कि लूडो की खोज कहाँ पर हुई थी, ये हमारे भारत में हुई थी। बहुत सारे खेल हमारे भारत ने भी दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा उसंग। उसंग नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। उसंग नामक त्यौहार जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। और आप इसको 1 स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट तो है। और मणिपुर में आप में केवल लामझाओ नेशनल पार्क है यहाँ पर मणिपुर राज्य में, और यहाँ पर डांसिंग डियर पाई जाती है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, त्रिपुरा से भी कुछ याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जो फेमस जो वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है, तो ये होती है सत्यमेव जयते। और ये किस से लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते भारत का। नेक्स्ट हमारा बात है कि सुबह सुबह शांति की भूमि की उपासना, सॉरी सुबह शांति की भूमि सुबह शांति की भूमि के उपनाम से किस देश को संबोधित किया जाता है। सुबह शांति की भूमि के उपनाम से जो प्रोनाउंस किया जाता है वो कोरिया को किया जाता है। कौन से कोरिया को, अब ये नहीं पता, लेकिन कोरिया को किया जाता है सुबह शांति की भूमि। ये जापान को दोस्तों ये तो जाना जाता है सूर्योदय का देश जो कहा जाता है वो जापान को कहा जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था। तो दोस्तों ये ऐसी जगह ही जहाँ प्रयोग करेंगे, आप भी सोचिए कि जहाँ पर मानव की जान की कोई कीमत ना रखते हो तो वहीं पर ये ऐसे प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों मानव हृदय का प्रत्यारोपण का जो प्रयोग सबसे पहले हुआ था वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। जी हाँ, गरीब देशों में करते हैं दोस्तों, जानबूझ के गरीब देशों में करते हैं कि वहाँ पर कोई नुकसान भी हो तो ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट ना पड़े। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है। कुष्ठ रोग का जो है दूसरा नाम जो है हमारा हैंसन रोग भी बोला जाता है कुष्ठ रोग को। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। कुष्ठ रोग का जो दूसरा नाम है वो हैंसन रोग है। और मेनिंजाइटिस जो रोग होता है दोस्तों ये ब्रेन से संबंधित रोग होता है मेनिंजाइटिस। और ट्यूमर भी ब्रेन से संबंधित होता है। ट्यूमर तो खैर हर जगह हो सकता है। और मैं बात करूँ नेक्स्ट हमारा है ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी 1959 में हुई थी। OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। जी हाँ। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि ग्रहों की कक्षा की आकृति कैसी होती है। ग्रहों की कक्षा की जो आकृति होती है, ग्रहों की मतलब जो कक्षा जो होती है ग्रहों की, उसकी आकृति कैसी होती है। वो अंडाकार आकृति में कक्षा होती है उनकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी। तो श्रीलंका को जो स्वतंत्रता दी थी वो अंग्रेज़ों ने 1948 में दी थी। जी हाँ, हमारे आसपास ही मोस्टली जो है हमारे आसपास के राज्यों को, सॉरी देशों को, हमारे आसपास ही जो है म्यांमार ले लो, आप मालदीव ले लो, इनको इसी के आसपास 1948 के 7 के 6 के इसी के आसपास जो है स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा कि मानव के 1940 की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर पहली बार पाकिस्तान की मांग उठी थी।
जी हाँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव के विकास से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। मानव विकास से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। जी हाँ, क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव विकास से संबंधित विज्ञान कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की जो मुद्रा है दोस्तों वह है क्यात। क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है, क्यात है। जी हाँ, आप याद रखिएगा, ये मोस्ट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यात क्या है। क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है। जी हाँ। और दिनार जो है अपना कहाँ चलता है? ये चलता है सऊदी अरब साइड चलता है दिनार। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? नाट्य शास्त्र के लेखक जो थे दोस्तों भरत मुनि थे। और नाट्य शास्त्र के बारे में आपको बता दूं, ये पहली संस्कृत पाणिनि ने लिखी थी मेरे हिसाब से, ये नहीं बोल सकते आप। नाट्यशास्त्र के बारे में के लेखक आप डायरेक्ट याद रखिए, नाट्यशास्त्र के जो लेखक थे वो भरत मुनि थे। जी हाँ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हमारा, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? यमुना नदी को दूसरा नाम क्या बोला जाता है? यमुना का ऐसा तो नहीं है, पर लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक दे सकता हूँ इसकी कि यमुना नदी का जो पानी है दिल्ली शहर में बहुत काला रहता है, बहुत भयंकर वाला काला रहता है। तो यमुना नदी का जो नाम जो है उसी आधार पर आप मान लो कालिंदी नाम होता है। बितस्ता जो है किसका नाम होता है दोस्तों? ये होता है झेलम नदी का नाम है बितस्ता। और परुष्णी जो है ब्यास नदी का नाम है परुष्णी। ब्यास नहीं, ब्यास नदी का तो बिपाशा है। जी हाँ, बिपाशा बोलते हैं ब्यास नदी को। और परुष्णी में भी रावी नदी का नाम है परुष्णी। हाँ हाँ, सही है सही है सही है। रावी नदी का नाम जो है पुरुषणी है, पुरुषणी रावी नदी का नाम है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जायकवाड़ी जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है गोदावरी नदी पर। जी हाँ। और शरावती नदी पर कुछ याद आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, शरावती नदी पर आ गया। जोग या गरशोप्पा फाल कहाँ पर स्थित है? जोग या गरशोप्पा फाल दोस्तों ये स्थित है शरावती नदी पर स्थित है। जोग या गरशोप्पा का फॉल स्थित है। बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा, नर्मदा नदी पर तो बहुत सारे बांध स्थित हैं, बहुत सारे। मध्य प्रदेश से गुजरती है ये, सॉरी मध्य प्रदेश से इसका जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका जो है उत्पादन होता है या कह सकते हो निकलती है ये। और अगला नेक्स्ट हम बात करते हैं, पोलो पोलो के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो के खेल में एक पक्ष में जो खिलाड़ी होते हैं वो 4 होते हैं। पोलो के खेल में आपने देखा होगा, पोलो खेलते हैं, अमीर लोगों का खेल बोला जाता है इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सिक्किम राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सिक्किम राज्य का जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1975 में। आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लीजिए, सिक्किम राज्य का निर्माण जो हुआ था वो 1975 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1998 में ईस्वी के पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? 1998 में जो पोखरण में जो परीक्षण हुआ था दोस्तों उसका नाम जो था वो था ऑपरेशन शक्ति। जी हाँ। और मैं आपको बताऊं कि 1998 से पहले भी एक परीक्षण हुआ था परमाणु का, वो हुआ था 1973 या 72 के आसपास हुआ था। ये हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। और उस टाइम पे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बुद्धा, लाफिंग बुद्धा नाम था उसका। और मैं बात करूँ ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? ऑपरेशन विजय दोस्तों ये संबंधित है हमारा बांग्लादेश पर जो लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया था, वो ऑपरेशन विजय से संबंधित था। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करें, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों ये जो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना करी थी कैप्टन मोहन सिंह भाकना और रास बिहारी बोस ने करी थी। जी हाँ, दोनों ही थे, रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह। तो दोस्तों ज़्यादा जो आता है इनका नाम आता है। जी हाँ, असल में सुभाष चंद्र बोस ने जो स्थापना करी थी वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में। जी हाँ। और ये आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो 1942 में हुई थी। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा कि दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? दादा भाई नौरोजी जो थे वो किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी है उन्होंने, प्रोफेसर के पद पर भी रहे हैं, ये रहे हैं जो है लंदन में जी रहे हैं। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों दादा भाई नौरोजी का। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? एनटीपीसी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1975 में। और 1975 में ही हम बात कर रहे हैं, अभी हमने पहले देखा 1975 में ही सिक्किम जो है राज्य भारत का हिस्सा बना था। सिक्किम जो है भारत का एक राज्य बनकर उभरा था 1975 में। जी हाँ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होना चाहिए, अगला प्रश्न है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन कहे जाते हैं? भारत सेवक समाज के जो संस्थापक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले।
जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं भारत सेवक समाज के संस्थापक कहे जाते हैं। जी हाँ, और मैं बात करूँ अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, बहुत सारे इफेक्ट रहते हैं, एकदम कन्फ्यूज़न हो जाता है। क्रिकेट माई स्टाइल किसका जो है, किससे संबंधित है? क्रिकेट इन माई स्टाइल कह लो या क्रिकेट माई स्टाइल कह लो, तो एक कपिल देव की आत्मकथा कह सकते हो आप इसको। कपिल देव की बुक है, सॉरी, आप आत्मकथा नहीं है, बुक है कपिल देव के द्वारा लिखी हुई, क्रिकेट माई स्टाइल। जी हाँ, प्लेइंग इट माई वे किसकी बुक है? प्लेइंग इट माई वे जो है प्लेइंग इट माई वे में भी सचिन तेंदुलकर की है। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा बात करते हैं, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद सरकार या आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किसने किया था? ये किया था कोप कैप्टन सॉरी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो करी थी वो करी थी का गठन किसने किया था? ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ये भी सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक 1939 में, मैं ऊपर बता चुका हूँ इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं रास बिहारी बोस, चित्तरंजन दास, इन्होंने 1923 में किसी स्वराज पार्टी तो नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1987 में। जी हाँ, सिक्किम की आप याद कर चुके हैं 1975 में हुई थी, अरुणाचल प्रदेश की आप याद कर लीजिए 1987 में हुई थी। और मैं आपको एक और बता दूं कि गोवा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में। जी हाँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है हमारा कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भेल जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1964 में स्थापना हुई थी भेल की। भेल एक संस्था है दोस्तों, इलेक्ट्रिक संस्था है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट संस्था में से एक है भारत में इस टाइम पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है चमत्कारी सचिन पुस्तक किसने लिखी थी? चमत्कारी सचिन जो पुस्तक लिखी थी ये लोकेश थानी ने लिखी थी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, केवल याद रखिएगा कि लोकेश थानी ने चमत्कारी सचिन के नाम से एक बुक लिखी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान के नाम से एक मस्जिद है, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित कोलकाता में स्थित है। जी हाँ, कोलकाता राज्य में स्थित है टीपू सुल्तान के नाम से एक मस्जिद। और इसको दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि इन्होंने करी थी, और मैं ये ट्री ऑफ लिबर्टी जो है किसने लगाया था? ट्री ऑफ लिबर्टी जो लगाया था वो टीपू सुल्तान ने लगाया था। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करें, अगला है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कोल इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1975 में। जी हाँ, कोल इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी 1975 में। सिक्किम की भी स्थापना 1975 में। 1987 में आप ले लो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई थी। 1961 में आपने गोवा देख ही लिया है। और मैं बात करूँ, अगला प्रश्न है हमारा गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन गर्ल के नाम से जो जाना जाता है वो पीटी ऊषा को जाना जाता है। ये हमारी बहुत, इनको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों धावक थी, एथलीट थी ये। और जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। और दोस्तों अगर सच में आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सीरीज़ मेरी ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी और आपको ऐसे ही लाभ देती रहेगी। जी हाँ, थैंक यू सो मच दोस्तों, वेरी मच थैंक यू।